चाचा चौधरी और झटकू और मटकू। चाचा चौधरी के दादा एक बहुत बड़े जादूगर हैं। दादाजी, जादू के कुछ मंत्र मुझे सिखाइए। अच्छा बेटा, आज तुम्हें इंसान के शरीर को जानवर के शरीर में बदलना सिखाता हूँ। पुराने जमाने में हमारे ऋषि मुनियों में इतनी ताकत थी कि वो अपने शरीर को जब चाहे जानवर के रूप में बदल लिया करते थे। किसी जानवर का ध्यान करके मेरे साथ मंत्र बोल। चाचा चौधरी मंत्र बोलता है और आधा भालू बन जाता है। बेवकूफ, मंत्र का उच्चारण ठीक से नहीं करेगा तो सारी उम्र इसी तरह आधा मनुष्य और आधा जानवर बना रहेगा। माफ करना दादाजी, मैं मंत्र को फिर से दोहराता हूँ। और चाचा चौधरी मंत्र बोलते ही पूरे भालू में बदल जाता है। हाँ, अब ठीक है। चाचा चौधरी मंत्र को फिर उल्टा पढ़ता है और अपने असली रूप में आ जाता है। बहुत खूब, लगता है तुझे ये मंत्र अच्छी तरह याद हो गया है। अच्छा दादाजी, रात हो गई है, अब आप आराम करिए, मैं भी सोने जाता हूँ। चाचा चौधरी जाकर अपने बिस्तरे में चैन से सो जाता है। चोर, झटकू और मटकू। मटकू, चाचा चौधरी सो गया। उठाकर ले चल उसे, उसने हमारे कई साथियों को जेल भिजवाया है। दोनों चोर सोते हुए चाचा चौधरी को चारपाई से उठा लेते हैं। हम इसे जंगल में ले जाकर बंदी बना लेंगे और सरकार से बदले में अपने साथियों को छोड़ने के लिए कहेंगे। रास्ते में चाचा चौधरी की नींद खुल जाती है। अरे, मैं कहाँ हूँ? अपनी खैरियत चाहते हो तो मुंह बंद रखो, वरना। चाचा चौधरी स्थिति को समझता है और मन ही मन में मंत्र पढ़ता है और अगले ही क्षण चाचा चौधरी शेर के रूप में बदल जाता है। हैं? ये क्या? झटकू मटकू अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। अबे झटकू, जान बचानी है तो भाग। भागते कहाँ हो? चाचा चौधरी मंत्र के साथ साथ हवा में हाथ लहराता है। झटकू और मटकू चूहे बन जाते हैं। चाचा जी, माफ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। चाचा चौधरी मंत्र को उल्टा पढ़कर उन्हें वापस इंसानी रूप में ले आता है। अच्छी बात है, माफ किया। जाओ, अच्छे आदमी बनो, शरीफों की जिंदगी बिताओ। चाचा चौधरी और जादूगर। शहर के बाहर एक चालाक और मक्कार जादूगर रहता था। ये लोग अकेले इधर से गुजर रहे हैं। दड़ियल जादूगर छड़ी घुमाता है। बन जाओ बकरी। और वे लोग बकरी बन जाते हैं। इनके संदूक काफी भारी हैं, काफी माल होगा इनमें, और इन बकरियों को अपने अहाते में छोड़ दूंगा। एक व्यक्ति ये सब देख रहा था। अरे बाप रे, इसने तो सारे परिवार को जानवर बना दिया। चाचा को ये बात बताता हूँ। वह दौड़कर चाचा चौधरी के पास पहुंचता है। चाचा जी, उस मक्कार जादूगर ने इस तरह कई लोगों को जानवर बनाकर लूटा है। अरे भाई, तो जाकर पुलिस थाने में रिपोर्ट करो। जितने भी सिपाही उसे पकड़ने आएंगे वो अपनी जादुई छड़ी घुमाकर सबको जानवर बना देगा। अच्छी बात है, लाना जरा दीपू मेरी छड़ी, देखूं ये जादूगर क्या करामात दिखाता है। ये लो, लेकिन उसके जादुई छड़ी के आगे तुम्हारी ये मामूली छड़ी क्या करेगी? तुम देखते रहो। कुछ दूर जाने पर वह रहा जादूगर।
तुम केला खाते हुए और एक 100 रुपए का नोट लेकर उसके आगे से निकल जाओ। बाकी काम मैं देख लूंगा। अरे ये छोकरा 100 का नोट लिए घूम रहा है, क्यों ना इसे मैं जानवर बनाकर ये नोट छीन लूं। वह छड़ी घुमाता है, बन जा खरगोश। ज्यों ही वह नोट उठाने के लिए लपकता है, उसका पैर दीपू के केले के छिलके पर पड़ता है और वो फिसल जाता है। ओह! चाचा चौधरी दौड़कर उसके पास पहुंचता है। अर्र! आपको बड़ी चोट लगी है। चलिए अब उठिए। ये लीजिए अपनी छड़ी। तुम्हारी जेब में काफी पैसे लगते हैं, क्यों ना तुम्हें गधा बना दूं। चल बन जा गधा। दरियल जादूगर काफी छड़ी घुमाता है, लेकिन कुछ भी असर नहीं पड़ता। अरे ये क्या? छड़ियां बदल गई है। तुम्हारी जादू की छड़ी मेरे हाथ में है अब। लाओ मेरी छड़ी वापस करो। नहीं, जिस तरह तुमने लोगों को जानवर बनाया है, उसी तरह मैं ये छड़ी घुमाकर तुम्हें भी गधा बनाऊंगा। जादूगर तुरंत चाचा चौधरी के पैरों में गिर पड़ता है। ना ना ना, ऐसा मत करना, मैं माफी मांगता हूँ। अब ऐसा कभी नहीं करूँगा, माफ कर दो। अच्छी बात है। चाचा चौधरी छड़ी घुमाकर सारे जानवरों को फिर से आदमी बना देता है और छड़ी तोड़ देता है। चाचा चौधरी साबू और सपनों की दुनिया। चाचा जी, आप चुपचाप चले जा रहे हैं, कोई बात कीजिए। साबू, क्या बात करूं? ऐसी कोई बात नहीं जो तू ना जानता हो। मेरे साथ जो भी घटनाएं होती हैं, वहां तुम होते हो। जो घटनाएं तुम जानते हो, उन्हें कहने से भला क्या फायदा? लेकिन ऐसे गुमसुम रहने से मेरा सिर चकराने लगता है। कुछ बातचीत होगी तो दिल बहल जाएगा। तुम्हारा कहना सही है, पर मेरे पास कुछ कहने को नहीं है। कोई सपना ही सुना दीजिए। वहाँ तो मैं आपके साथ नहीं था। मैं सपने नहीं देखता, मैं यथार्थवादी हूँ। लेकिन रात को तो आप सोते हैं, तब तो कोई ना कोई सपना आया होगा। पहले तुम अपना सपना सुनाओ, फिर मैं अपना सुनाऊंगा। ठीक है, सुनिए। रात को मैंने सपने में देखा कि मैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की सैर कर रहा हूँ। मैं चला जा रहा था, मंद मंद वायु चल रही थी, चारों तरफ खुला वातावरण था। प्रकृति को देखता हुआ मैं अपने ख्यालों में खो गया। मैं मस्त चाल से बढ़ता चला गया। अचानक मेरा पैर फिसला, और मैं सैकड़ों फुट नीचे जमीन की तरफ गिरने लगा। नीचे गिरते ही मेरी मौत निश्चित है। पर बीच में ही एक कोमल हाथ ने मुझे थाम लिया। मैंने तुम्हें बचाया है। मैं एहसानमंद हूँ। कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम मेरे साथ शादी कर लो। शादी? बाप रे, इससे तो मरना बेहतर है। ये कहकर मैं उस परी के हाथ से कूद पड़ा। तभी मेरी आंख खुल गई। वाह, सचमुच तुम्हारा सपना दिलचस्प है। अब आप अपना सपना सुनाइए। मैंने देखा कि मैं एक अजीबोगरीब बगीचे में टहल रहा हूँ। बगीचे तो सारे एक जैसे होते हैं, फिर उस बगीचे में ऐसा क्या था जो अजीब हो?
उस बगीचे में फूलों की जगह पौधों में टॉफियां, चॉकलेट्स और आइसक्रीम्स लगी थी। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया। आए, पेड़ों में केक, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। कुछ तोड़कर खाना चाहिए। मैं गोगा देव हूँ और इस बगीचे का मालिक हूँ। जो कोई मेरे बगीचे में घुसता है मैं उसे मार देता हूँ। मैंने इस बगीचे में पेड़ पौधों को वर्षों से सींचा है, तब जाकर इसमें फल, मेरा मतलब चॉकलेट्स, टॉफियां और केक्स वगैरह आए हैं। इनकी सुरक्षा करना मेरा काम है। हर रोज जो लोग इस बगीचे में इन फलों को चुराने आते हैं, मैं सबको मार देता हूँ ताकि ये चॉकलेट्स, टॉफियां कोई ना चुरा सके। आज मरने की तुम्हारी बारी है। इतना कहकर गोगादेव चाचा चौधरी को हाथ में पकड़ लेता है। मगर गोगादेव, तुम्हारे बगीचे में चोरी होने का डर तो फिर भी बना रहेगा। मैं तुम्हें एक ऐसी तरकीब बताता हूँ जिससे तुम्हारी आइसक्रीम और चॉकलेट्स चोरी होने का डर हमेशा के लिए मिट जाएगा। जल्दी बताओ। तुम अपने बगीचे के सारे फल खा लो। जब कुछ होगा ही नहीं तो कोई क्या चुराने आएगा। तुम ठीक कहते हो। मेरे पेड़ों पर जितने केक्स हैं मैं सारे खा लेता हूँ, सारे चॉकलेट्स और टॉफियां भी और सारी आइसक्रीम भी। मैंने अपने बगीचे का सब कुछ खा लिया है। अब मैं और कुछ नहीं खा सकता। पेट में अब तिल भर की जगह भी नहीं बची। मगर गोगादेव, एक आइसक्रीम बची है, ये तो खानी ही पड़ेगी। अच्छी बात है, इसे भी खा लेता हूँ। आइसक्रीम खाते ही उसका पेट फट गया। ज्यादा खाने से यही होता है। सपनों की दुनिया से जागो और हकीकत में आओ। जो कुछ तुम्हारे पास है नीचे रख दो, नहीं तो पुलिस। कहाँ? यहाँ। चूहे, तुमने हमारी सपनों की दुनिया में खलल डाला। जा। साबू, रात हो गई है, आओ घर चलें, खाना खाएं और सो जाएं और फिर मीठे सपनों की दुनिया में खो जाएं। चाचा चौधरी, दुर्घटना टल गई। चाचा चौधरी के दादाजी एक बहुत बड़े जादूगर हैं। एक बार वह उनसे मिलने आए। आइए दादाजी, कैसे आना हुआ? अखबारों में पढ़ा तुम बड़े अच्छे काम कर रहे हो, सोचा तुम्हें मिलाऊं। दादाजी, अगर आप थोड़ा सा जादू मंत्र मुझे भी सिखा दें तो शायद मैं समाज की अधिक सेवा कर सकूंगा। लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाथ उठाकर मेरे साथ मंत्र पढ़ो। छू मंत्र, हल्ला गुल्ला, डूब जाए बागड़ बिल्ला। छू मंत्र, हल्ला गुल्ला, डूब जाए बागड़ बिल्ला। और अगले ही क्षण, अरे चाचा जी, आप इतने बड़े हो गए। ये सब मंत्रों का कमाल है। अब दूसरा मंत्र बोलो। अंटी बंटी और छद्दू, सर पर मारो मोटा कद्दू। अंटी बंटी और छद्दू, सर पर मारो मोटा कद्दू। अरे चाचा जी किधर गायब हो गए? यहीं कहीं होगा। दादाजी अपनी छड़ी से आकाश की तरफ इशारा करते हैं। वह रहा। मंत्र पढ़ने से उसका शरीर तो इंसान का ही रहा,
परंतु आत्मा एक पंछी की हो गई, तभी वह उड़ रहा है। चाचा चौधरी मंत्र उल्टा पढ़कर नीचे उतर आता है। सचमुच ये जादू तो बड़ा अच्छा है। अच्छा दादाजी, आप आराम करो, तब तक हम बाहर घूम आए। चाचा चौधरी रेलवे लाइन के पास, तभी अचानक चाचा जी, वो देखो, पुल पर आग लगने से रेल की पटरी टूट गई है। अरे, वह फ्रंटियर मेल इसी लाइन पर आ रही है। सैकड़ों लोगों की जान खतरे में है। जल्दी ही कुछ करना होगा। चाचा चौधरी हाथ उठाकर गाड़ी की ओर दौड़ता है। गाड़ी रोको! लेकिन गाड़ी रोके कौन? ड्राइवर और फायरमैन इंजन में बेखबर ताश खेल रहे थे। अरे, गाड़ी तो रुकती नजर नहीं आती। यदि वहीं पर जाकर ब्रेकें ना लगाई तो गाड़ी जरूर पुल के नीचे गिर जाएगी। अब तो दादाजी के मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। चाचा चौधरी मंत्र पढ़ता है और उड़ता हुआ इंजन की तरफ लपकता है और इंजन के अंदर दाखिल होता है और पूरी जोर से इंजन की ब्रेक दबा देता है। अरे, तुम कौन हो? ये ब्रेक को दबाई। ब्रेक लगने से इंजन धीरे धीरे चलता हुआ ठीक पुल पर आकर रुक जाता है। वह देखो, आगे पटरी टूटी हुई है। आपने हमें बचा लिया। अब हम कभी ड्यूटी पर ताश नहीं खेलेंगे। चाचा चौधरी और शब्बू शिकारी। एक दिन चाचा चौधरी के घर। साबू, एक पहेली बूझोगे? पिंकी, इस समय मैं कसरत कर रहा हूँ, पहेली फिर कभी। अरे, तुम हमेशा शरीर की कसरत करते रहते हो, कभी दिमाग की कसरत भी की है? पहेलियां हल करने से दिमाग तीक्ष्ण होता है। अच्छी बात है बाबा, बोलो। चरणदास के लड़कों को क्रिकेट का बड़ा शौक था। उसके 4 लड़के अच्छे बैट्समैन और 3 बाउलर। बताओ, चरणदास के कितने लड़के थे? 7। गलत। तभी तो तुम केवल शरीर से पेड़ की तरह लंबे चौड़े हो, दिमाग से फिसक दी। चरणदास के 4 लड़के थे। कैसे? 4 लड़कों में एक बैट्समैन था, बाकी 3 ऑलराउंडर्स, यानी वो तीनों बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते थे। देखा, तभी कहते हैं चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। अरे, पहेलियां ही पूछते रहोगे या कुछ काम भी करोगे? खाना तब मिलेगा जब बाजार से सब्जी आएगी। पिंकी, चलो आकर दूध पियो। साबू, इससे पहले कि तुम्हारी चाची का दिमाग ज्वालामुखी की तरह फट पड़े, मंडी से सब्जी ले आए। करीब ही शानपुर गांव के निवासी किसी दूसरे कस्बे में चलकर बसते हैं। मरने से अच्छा तो यही है कि किसी दूसरी जगह पर रहा जाए। शिकारी शब्बू खान। अरे, तुम लोग ये बोरिया बिस्तरा उठाए कहाँ जा रहे हो? हम लोग शानपुर गांव छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? जंगल में से एक आदमखोर शेर आता है और किसी भी आदमी को उठाकर ले जाता है। एक एक करके वो कई आदमी खा चुका है। अब शिकारी शब्बू खां आ गया है। तुम्हें गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। शब्बू खां ने अब तक सिर्फ शेर ही मारे हैं। इस आदमखोर शेर की मौत भी शायद मेरे हाथों लिखी है। गांव का हर एक परिवार 100-100 रुपया देता जाए। मैं इसके बदले में शेर को गांव के पास फटकने नहीं दूंगा। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। लीजिए, फीस हम अभी अदा किए देते हैं। काफी पैसा इकट्ठा हो गया है। मेरे खाने पीने के लिए ये काफी है।
और शिकारी शब्बू खां गांव वालों के साथ ही शानपुर में रहने लगा। शिकारी बाबू, काफी दिनों से आदमखोर शेर हमारे गांव में नहीं आया। अरे आएगा कैसे? बंदूक के सामने बड़ों बड़ों की हालत पतली हो जाती है। शेर शिकारी शब्बू खां के आगे गीदड़ बन जाते हैं। तभी वहां शेर आ जाता है। आए और शिकारी शब्बू खां वहां से पैसों की गठरी लेकर दौड़ लगा देता है। अरे बाप रे, आदमखोर आ गया, अपने दरवाजे बंद कर लो। माँ, बाहर आदमखोर घूम रहा है। तेरा भाई नन्हा कहाँ है? उसका मुझे नहीं पता। आदमखोर बड़ा भूखा था और शायद गुस्से में भी। नन्हा, अरे गिल्ली डंडा खेलने वाले मेरे सारे साथी यकायक कहाँ भाग गए? उधर। शुक्र है शानपुर गांव से मैं भाग आया। और शिकारी शब्बू खां चाचा चौधरी से टकरा जाता है। टक्कर! अरे इतने सारे नोट, क्या किसी बैंक में डाका डालकर आ रहे हो? मैं शिकारी शब्बू खां हूँ। ये नोट मुझे शानपुर के निवासियों ने दिए हैं। मैंने उन्हें आदमखोर शेर से बचाने का जिम्मा लिया है, जो गांव में आता रहता है। और जब शेर सचमुच आ गया तो तुम रकम लपेट कर भाग खड़े हुए। बुज़दिल, ये तो सरासर वादा खिलाफी है। साबू, फार्मूला 999 से शब्बू शिकारी को वापस शानपुर पहुंचा दो। नहीं, वहाँ शेर है। यहाँ साबू है। और साबू शिकारी शब्बू खां को एक जोरदार किक जमाता है। शानपुर में आदमखोर और नन्हा शिकारी शब्बू खां सीधा शेर के ऊपर गिरता है, जिससे शेर ढेर हो जाता है। आई, शिकारी बाबू ने आदमखोर को मार डाला। निहत्थे। आए दूसरे दिन, जरा मुस्कुराइए। साबू, शब्बू शिकारी के अखबार में फोटो छपी है। लिखा है, निहत्थे शेर मारने पर उसे 10,000 इनाम मिलेगा। लेकिन इस इनाम के असली हकदार आप हैं। ना साबू मुझे किक मारता, ना मैं शेर पर गिरता और ना वो मरता। चाचा चौधरी का इलाज। एक दिन चाचा चौधरी के घर। चाचा जी, दूर से कोई भागता हुआ चला आ रहा है। कहो भाई पापड़ दी, घबराए हुए क्यों हो? चाचा जी जल्दी चलिए, हमारे सेठ लोटामल सख्त बीमार हैं। अगर तुम्हारे सेठ बीमार हैं तो किसी डॉक्टर को दिखाओ। देश विदेश के सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाया, मगर उन्हें किसी की दवाई माफिक नहीं आई। अगर आप नहीं गए तो सेठ जी मर जाएंगे। चले जाइए चाचा जी, शायद आपके जाने से वो बेचारा बच जाए। अगर ऐसी ही बात है तो चलो। और चाचा चौधरी पापड़दीन के साथ चल देते हैं सेठ जी के बंगले पर। कहिए सेठ जी, कैसी तबीयत है? कुछ मत पूछिए चाचा जी, बस आखिरी सांस गिन रहा हूँ। बड़ी दवाइयाँ खाई मगर आराम नहीं आया। अब आप ही बचा सकते हैं। सेठ जी, बीमारी से पहले आप क्या काम करते थे? मुझे काम करने की क्या जरूरत है? करोड़पति सेठ हूँ, सैकड़ों नौकर चौकर काम करते हैं। मेरा काम है सिर्फ खाना है, दिन भर खाना। सेठ जी, आप मेरे साथ घर चलिए और दवाई ले आइए। मेरे नौकर को ले जाइए, उसके हाथ भेज दीजिए। वो दवाई नौकर के हाथ से भेजने वाली नहीं है। मैं चला।
इतना कहकर चाचा चौधरी बंगले से बाहर की तरफ जाने लगते हैं। अरे ठहरो, मैं भी चलता हूँ। मरने से तो अच्छा है कि तुम्हारा कहना ही माना जाए। दोनों चाचा चौधरी के घर की तरफ चल दिए। चाचा जी जरा धीरे चलो, तुम्हारी रफ्तार तो फ्रंटियर मेल से भी तेज है। मेरी सांस फूल गई है। घर पहुंचकर ये लो दवाई की पुड़िया। 7 दिन तक हर रोज आकर एक पुड़िया ले जाया करना। अरे क्यों नहीं, सातों आज ही दे देते हैं। जैसा कहता हूँ वैसा करो। अच्छा बाबा। दूसरे दिन, कहो सेठ जी कैसी तबीयत है? कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। हो जाओगे अगर 7 दिन तक दवाई खाते रहे तो। ये लो दूसरी पुड़िया। 7वें दिन, अरे सेठ जी आज तो तुम घोड़े की तरह दौड़ रहे हो। पहले ये बताओ वो कौन सी दवाई थी जिसने मुझे तंदुरुस्ती दी? कोई दवाई नहीं है, मैं तुम्हें नमक की पुड़िया देता रहा। तुम्हारे चलकर आने से मेहनत हुई, जिससे तुम ठीक हुए। पड़े पड़े तो लोहे में भी जंग लग जाता है। चाचा चौधरी और रद्दी। एक दिन चाचा चौधरी के घर। अरे अखबार की इतनी रद्दी इकट्ठी हो गई है, किसी कबाड़ी को क्यों नहीं दे देते? ओफो, तू चैन से नहीं बैठने देगी। काफी दिनों से कोई कबाड़ी इधर से नहीं गुजरा, इसलिए ये रद्दी इकट्ठी हो गई। तुम इसे नत्थु कबाड़ी को क्यों नहीं दे आते? जो पैसे आएंगे उससे मैटिनी शो देखने चलेंगे। वाह चाची, रद्दी की गठरी बांध दो। और रद्दी की गठरी को लेकर वे नत्थु कबाड़ी की दुकान की तरफ चल दिए। नत्थु कबाड़ी की दुकान की पिछली गली। अरे छोटन, आज नत्थु कबाड़ी की दुकान पर धावा बोला जाए। नत्थु कबाड़ी, बांध दो इसे कुर्सी से। आप मजे से जो चाहे उठा लो। ये टीवी मुझे नया लगता है। चलो इसी को कपड़े में लपेट कर ले चलते हैं। भागो। उधर चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर रास्ते में। टिंगू मास्टर, गठरी नीचे रखकर जरा आराम कर लो। थोड़ी देर बाद, अरे छोटन, तुम्हारी सांस फूल रही है, टीवी नीचे रखकर जरा सुस्ता लो। थोड़ी देर बाद, अच्छा चाचा जी अब चले। उठाओ अपनी गठरी। नत्थु कबाड़ी की दुकान पर। अरे तुम्हारा ये हाल किसने किया? अरे वे चोर मेरा टीवी ले गए। फिक्र मत करो, पहले हमारी रद्दी खरीदो, फिर हम उन्हें देखेंगे। गठरी खोलने पर, अरे यही तो है मेरा टीवी। शाबाश। उधर, अरे छोटन, मुकाम आ गया, टीवी खोलो। और गठरी खोलते ही दोनों चौंक गए। आए हैं?